हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, बोले तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। देखिए क्या होता है जेंटलमैन, कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, बोले तो आवर्धन क्षमता होती है, वो लेस देन 10 होती है। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी में लिखा है कि आवर्धन क्षमता लगभग 9 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी, इसकी मैग्नीफाइंग पावर कम होती है, इसलिए अपन पढ़ेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसके अंदर 2 लेंसों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिसके कारण उसकी मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी था उसमें तो केवल 1 लेंस का प्रयोग किया था, यहाँ पर अपन 2 लेंसों का प्रयोग करेंगे, जिससे जो आवर्धन क्षमता है उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पढ़ते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में। इसकी संरचना के बारे में बात करें तो इसमें 2 लेंस होते हैं। ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं अभिदृश्यक, बोले तो ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो लेंस होता है इसको बोलते हैं नेत्रिका या आई पीस। ठीक है, ये नेत्र के पास होता है इसलिए इसको बोलते हैं नेत्रिका। ठीक है, देखना आगे क्या करना है। इसका डायग्राम बनाने के लिए आज आपको जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री बॉक्स की। तो प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री बॉक्स निकालिए, और मैं कहता हूं वैसे वैसे कीजिए, जिससे आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले आप एक बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बना दो धीरे धीरे, डिकचिक करते हुए बना दो। शाबाश, वेरी गुड, बना दी। सबसे पहले बना दो प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद एक बना दो लेंस। ठीक है, बना दोगे ऐसा लेंस। इस लेंस को लिख देंगे अभिदृश्यक लेंस। इसकी साइज जो है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए। अब देखो सर, ये होता है f1 और इसका डबल होता है 2f1। ठीक है, ये f1 और ये हो जाएगा 2f1। परंतु ये कौन से लेंस के हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे, O, यहां पर क्या लिख देंगे, O। अरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, f1। ठीक है, और ये क्या होता है, 2f1। परंतु ये कौन से लेंस के, ऑब्जेक्टिव लेंस के, तो यहां पर लिख दिया O और यहां पर क्या लिख दिया, O। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी लगा दो बराबर दूरी पर। क्या लगा दोगे, FO2, और यहाँ पर क्या होता है 2F2, और कौन से लेंस के हैं, ऑब्जेक्टिव के, तो क्या लगा दिया O। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन रखेंगे ऑब्जेक्ट को। अपन को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो अपन को ऑब्जेक्ट को रखना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, उसका मान अधिक होना चाहिए किससे, FO से, अर्थात अभिदृश्य की फोकस दूरी से इसका मान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं रखना है, इसके पास ही रखना है। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे आगे लास्ट में। देखो यहां पर आपने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे दिया आपने AB। ठीक है, आपको इमेज फॉर्मेशन के जो रूल है वो पता होंगे कि एक किरण जो अपन भेजेंगे पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, बोले तो मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, और ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है, जो सेकेंड रे है उसको अपन भेजेंगे कहाँ से, O पर, और O पर जो आएगी वो सीधी की सीधी गुजर जाएगी, अर्थात डाइवर्ट नहीं होगी, विक्षेपित नहीं होगी, और यहाँ पर अपन को एक इमेज प्राप्त हो जाएगा। सही है सर, और इस इमेज का नाम दे दिया अपन ने A', B'। ठीक है, ये दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको नाम दे देता हूं UO। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, O से लेकर जो A' तक की डिस्टेंस है, ये है इमेज डिस्टेंस, और कौन से लेंस द्वारा बनाया गया है, अभिदृश्यक लेंस द्वारा, तो ये हो जाएगा VO। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहां पर अपन को इमेज प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करेंगे, जो नेत्रिका लेंस है उसका द्वारक और उसकी फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों लेंस एक नली में लगे होते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो अभिदृश्यक होता है इसकी अपन को जो साइज है वो क्या लेनी है, इसकी तुलना में बड़ी लेनी है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने नाम दे दिया E। ठीक है, ये जो नेत्रिका है इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं
कि ये जो प्रथम लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है, ये नेत्रिका के प्रकाशिक केंद्र और इसके फोकस के मध्य आ जाए। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, नेत्रिका को बिल्कुल इसके पास बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इमेज है ये इसके लिए किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो क्या करोगे, आप यहां से एक रे भेजोगे पैरेलल। आपको इमेज बनाना आता होगा सर, जो पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ठीक है, आप इसके लगा दोगे ना सर, ये FE 2FE, क्या करना है सर, इसकी तुलना में ये बड़े होने चाहिए। तो आप यहां पर लगा दोगे, इतनी दूरी पर क्या लगा दिया आपने, FE1, और इतनी दूरी पर क्या लगा दोगे, FE2। फिर ये इमेज इसको अपन को इन दोनों के बीच में रखना है। तो फिर एक रे किधर भेजेंगे, पैरेलल, और वो कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से, और जो सेकंड रे उसको कहां से भेजेंगे, ई से। तो वो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी। ये दोनों किरण कभी भी आगे जाकर मिल नहीं सकती, इसलिए अपन इसको पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे। तो ये यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, इमेज प्राप्त हो जाएगा। आप कई बुक देखेंगे तो वहाँ पर आई यहाँ पर बनी हुई मिलेगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये तो इमेज नज़र आ रहा है। ठीक है सर, चलो फिर अपन क्या करेंगे सर, वैसे तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट है, परंतु फिर भी आप इसको आगे और भी बढ़ा सकते हो। कैसे, क्या करो आप कि ये जो रे है इसको आगे बढ़ा दो, और इस रे को भी क्या करो सर, आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो ये वाली रे ऐसे और ये वाली रे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अपवर्तन। तो ये जो रे है ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी और ये रे इस प्रकार ट्रेवल करेगी। इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों भी कहाँ जाकर मिलेंगी, यहाँ पर जाकर मैच करेंगी, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, क्या है, आई। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो सर, अगर आपको लिखनी है इसकी रचना, बोले तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो क्या लिखोगे, इसमें कम फोकस दूरी, क्या लिखोगे, इस सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी व कम द्वारक के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे कि जो वस्तु के पास होता है उसको अभिदृश्य, इनमें से एक लेंस की फोकस दूरी अल्प होती है, जिसे क्या कहते हैं, अभिदृश्य कहते हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी और द्वारक के अभिदृश्य की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है सर, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसमें दो लेंस होते हैं, एक को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं और एक को नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्य की फोकस दूरी और द्वारक नेत्रिका की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। क्लियर इतनी बात, चलो ठीक है। और फिर इसकी लिखोगे क्रियाविधि, तो क्या लिखोगे कि क्रियाविधि में क्या लिखोगे, वस्तु को सदैव FO1 और 2FO1 के मध्य रखते हैं। ठीक है, जिससे अभिदृश्यक लेंस द्वारा इस वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब A', B' दूरी पर बना दिया जाता है। ठीक है सर, यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका द्वारा इसका आभासी बड़ा प्रतिबिंब A', B' बना दिया जाता है। यह प्रतिबिंब इसके सापेक्ष तो सीधा है, A', B' के सापेक्ष तो ये क्या है, सीधा है, परंतु वस्तु के सापेक्ष क्या है, उल्टा है। आपको इतनी थ्योरी लिखनी है, किसमें, क्रियाविधि में। क्या लिखना था आपको कि वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो इसका इमेज बनता है A', B'। यह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करता है और अपन को फाइनल इमेज प्राप्त होता है A', B'। ये इमेज इसके सापेक्ष तो सीधा है परंतु वस्तु के सापेक्ष उल्टा है। ओके जेंटलमैन, क्लियर इतनी बात, ठीक है। चलो शाबाश, वेरी गुड। कई बार बोर्ड में आता है भाई प्रश्न, क्या आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है उसका चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना होता है। यहां पर आप एक बात और देखो सर, ये जो है इसको मैं बोल सकता हूं FE का मान, और ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल दूं, UE, क्योंकि ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी ना सर। तो FE का मान क्या होना चाहिए, UE से अधिक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं बीटा। बीटा का मतलब
फाइनल इमेज द्वारा जो आई होता है उस पर जितना एंगल बनाया जाता है उसको बोलते हैं बीटा। ठीक है, अपन को सूक्ष्मदर्शी में एक एंगल और चाहिए होता है अल्फा। तो अल्फा लाने के लिए अपन एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं भाई। ठीक है, ये क्या है आई, नयन, ये क्या है डी, ये क्या है ए और ये क्या है बी। इस वाले एंगल को बोलते हैं अल्फा। ठीक है, ये जो है ये क्या है इमेज डिस्टेंस। इसके लिए इमेज डिस्टेंस है तो इसको अपन बोल सकते हैं वीई। ठीक है, यहां पर लिख दूं सर, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल सकते हैं वीई। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए क्या है प्रतिबिंब की दूरी। चलो बात करते हैं आवर्धन क्षमता की। अगर आप आवर्धन क्षमता के बारे में बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो आवर्धन क्षमता होती है उसका फॉर्मूला ये होता है कि m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। जहां पर आपको पता है सर बीटा का मतलब क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। ठीक है, नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, चाहे कुछ भी लिख दो आप, एक ही बात है। और अल्फा द्वारा क्या है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। देखो मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को यहां पर चाहिएगा अल्फा, और जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डी डिस्टेंस पर रखकर। ठीक है, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। जब वस्तु स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी डी पर रखी हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अपन क्या लिखेंगे कि अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा अल्पकोण है। अगर अल्फा और बीटा अल्पकोण है तो क्या हो जाएगा, जो अल्फा है उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, tan अल्फा के। ठीक है, वह बीटा है उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी tan बीटा की। तो अपनी जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि m इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब अपन को कैलकुलेट करने हैं सर tan बीटा और tan अल्फा के मान। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो करेंगे डायग्राम से। तो बोले तो चित्र से, चित्रा के अनुसार। तो चित्रा में चलते हैं सर। देखो आपको पता है tan थीटा का सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ये रहा और बेस ये रहा, तो क्या लिख दूं, a डैश b डैश अपॉन e a डैश। एम आई राइट सर। और tan अल्फा का फॉर्मूला भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोलो क्या आएगा इसका मान, AB बटा, इसको बोल दूं डायरेक्ट D। ठीक है, या फिर ऐसा बोलूं क्या, इसको नाम दे देता हूं, कुछ ओडेस नाम दे देता हूं। तो फिर क्या हो जाएगा, ओडेस A। डायरेक्ट ही लिख दूं सर D। ठीक है, वैसे तो आप ये भी लिख सकते हो ना, ओडेस A, बाद में लगा देना वैल्यू D, पर लिख देते हैं मैं डायरेक्ट D। ठीक है, चलो ये वैल्यू लगाते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो m इक्वल टू क्या बन जाएगा, a डैश b डैश अपॉन e a डैश अपॉन ab इंटू ab अपॉन d। ठीक है, तो m का जो फॉर्मूला आएगा वो यह आ जाएगा a डैश b डैश अपॉन ab इंटू d अपॉन e a डैश। ठीक है, हाँ ना प्यारे बच्चों, समझ तो गए क्या तुम, नहीं समझे, अरे सर इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, a डैश b डैश और ab की वैल्यू फाउंड आउट करनी है सर v और u के रूप में। ठीक है, क्लियर इतनी बात, चले आगे बोलो। ठीक है, इसको यहां से इरेज करूंगा भाई ऊपर वाले को। ठीक है, मिटा दूं, ये लो सर मिटा रहा हूं। मिटा रहा हूं। जमाना हमको मिटा दे, ये जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, हम तो सूक्ष्मदर्शी से हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मिटा दिए इसको, ये लो सर, ये क्लियर इतनी बात।
वैल्यू किसकी चाहिए, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की। तो अपन क्या करेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में, ठीक है, समरूप त्रिभुज, ठीक है। ये सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट है, वो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में, जब अपन ने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला तब भी पढ़ा था ये कंसेप्ट, और दर्पण समीकरण में भी पढ़ा था ये कंसेप्ट, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसे ट्राइंगल जिसके दो एंगल बराबर होते हैं, तो तीसरा जो एंगल होता है वो अपने आप बराबर हो जाता है। देखो ए बी ओ व ए डैश बी डैश ओ, मैंने ये दो ट्राइंगल ही क्यों लिए, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की, ठीक है। देखो तो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिटली वर्टिकल एंगल बोले तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, तो दो एंगल बराबर हो गए, तो कैसे त्रिभुज हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर ट्राइंगल होता है उसकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये भुजा अपॉन ये भुजा, ठीक है। ये भुजा बोले तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये वाली भुजा बोले तो ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अरे सर जो बाई जो जो बाई जो, ठीक है सर, ये भुजा अपॉन ये भुजा, अरे सर सही तो है, इस भुजा को ऊपर रखा, ये भुजा नीचे। अब की बार भी इस ट्राइंगल की इस भुजा को ऊपर रखेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, नीचे, ठीक है। चलो फिर क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, m इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए इंटू डी अपॉन ई ए डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन सब का क्या लगाते हैं, साइन कन्वेंशन, और इनकी वैल्यू पुट करते हैं विथ साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो देखिए प्यारे बच्चों, चूंकि ओ ए की ओ ए डैश फाइंड आउट कीजिए सर, ओ ए डैश वी ओ, सर ओ ए डैश की वैल्यू होती है वी ओ, ठीक है, वी ओ प्लस का या माइनस का। तो आप कहोगे कि ये जो वी ओ है आप यहां से यहां तक जाओगे, ठीक है, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र ओ से मापी जाती है, आप इधर जा रहे हो तो आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो, इसका मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो बताओ ओ ए क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ओ ए क्या है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोले तो यू ओ, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव, ठीक है ना सर। आपतित किरण की विपरीत दिशा में, बेटा देखो ओ से ए पर जाओगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसका मतलब साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी, जो डी है ये क्या है सर, तो डी की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डी, ठीक है। और ये जो ई ए डैश है इसकी वैल्यू ई ए डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस यू, ठीक है बेटा जी। सबकी जगह पर सबके मान पुट करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा प्लस का वी ओ अपॉन माइनस का यू इंटू माइनस डी अपॉन माइनस यू, ठीक है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की जो वैल्यू आएगी ये प्लस और माइनस आ जाएगा, माइनस वी ओ अपॉन यू इंटू डी अपॉन यू। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले, क्या सर, ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला है आवर्धन का। तो आपको याद करना है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो m इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू। ओके जेंटलमैन, ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। क्लियर इतनी बात, मिटा दो इसको। चलो सर एक बात और कर लेते हैं, बस छोटी सी बात, मिटा देता हूं इसको। ये था अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सिंपल है बेटा। चित्र बनाना है, m का फॉर्मूला लिखना है बीटा अपॉन अल्फा, उसके बाद लाना है tan बीटा अपॉन tan अल्फा, उसके बाद आपकी एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में आपको मान फाइंड आउट करना है a डैश b डैश अपॉन ए बी का। ये जो वैल्यू है m के फॉर्मूले में रख देंगे, फिर जो भी वैल्यू आई है उसको विथ साइन कन्वेंशन रख देंगे, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का, ठीक है। देखो
SP0 और अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो सर कभी आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्मदर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, उसका फॉर्मूला होता है D/U, ठीक है सर, D/U होता है। और आपने पढ़ा होगा कि लेंस की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये भी होता है V/U, ठीक है सर, होता है ना सर V/U। अब देखो m का फॉर्मूला क्या है, मोड ऑफ m की बात कर रहा हूं मैं, VO/U इंटू D/UE, ठीक है। ये सर D/UE आई पीस का मैग्निफिकेशन हो सकता है सर, D/UE आई पीस का मैग्निफिकेशन बोले तो अभिनेत्र लेंस का आवर्धन हो सकता है सर। और V/U ओ आ रहा है, और इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यही तो बात थी सर कि दो लेंसों को जोड़ने से क्या होता है, जो आवर्धन होता है उसका मान बढ़ जाता है, ठीक है जेंटलमैन, समझ में आ गई क्या बात। अरे सर D/U ये नेत्र के पास था सर, नेत्र के पास आई पीस, तो ये आई पीस का मैग्निफिकेशन हो गया भाई, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया। मोड की बात कर रहा हूं सर, ठीक है, क्लियर इतनी बात। वैसे तो अपन को तो यहां तक ही याद करना था कि m जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।